जय हिंद मेरे प्यारे भारत के उज्जवल भविष्यों। आप सभी का आईक्यू रिसर्च सेंटर में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों आइए आज देखते हैं मानचित्र। मानचित्र के बारे में यार आप लोग जानते हो, मानचित्र से बारे में बहुत सारा डाटा कलेक्ट होता है। पूरी पृथ्वी को जानना है, पृथ्वी क्या है कहाँ है, तो मानचित्र को जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है। और वैसे भी यार जब प्राइमरी में पढ़ते होंगे तो एक ग्लोब जानते होंगे, एक ग्लोब आता है जो मतलब प्राइमरी से स्टार्ट हो जाता है। ग्लोब टीचर लाते हैं, टेबल पर रखते हैं और दिखाते हैं पृथ्वी के बारे में। नहीं, पृथ्वी को पूरा अवलोकन करा, विशाल पृथ्वी है तो इसको छोटे से इमेज में दिखाने की कोशिश करते हैं, तो इसे ग्लोब में सेट होता है और ग्लोब में दिखाते हैं, पृथ्वी का अवलोकन करते हैं। ऐसे टीचर क्या करता है, नचाता है, कहता है देखो पृथ्वी घूम रही है। क्या दोस्तों, खुद पृथ्वी पर खड़े हो कहते हैं पृथ्वी घूम रही है। घूम तो वास्तव में रही है लेकिन वो अवलोकन कराते हैं, मतलब उसका काल्पनिक इमेज को, यानी काल्पनिक इमेज को आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं टीचर और कहते हैं देखो पृथ्वी घूम रही है। क्या घूम रही है, तो उसी में कहते हैं यार मैं क्यों नहीं घूम रहा हूँ ऐसा होता था ना यार, सोचते थे पृथ्वी घूम रही है तो मेरा घर पूर्व से पश्चिम क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो ऐसा छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में ऐसा चलता रहता, हमारे भी दिमाग में चलता रहता था। लेकिन यार ग्लोब होता था, आता था। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात होती है जब टीचर आता है, कहता है ए ग्लोब के बारे में कौन बताएगा, चलो इंडिया के बारे में रिप्रेजेंट, इंडिया के बारे में बताओ कुछ। तो टीचर क्या होते, जितने बच्चे थे क्या करते, कोई बच्चा खड़ा नहीं होता था। इंडिया के बारे में कहाँ है ग्लोब में ढूंढना पड़ता था, और इंडिया के बारे में क्या बोले, क्या कैसे बोले, कोई नहीं उठता था। आज जो ही टीचर चला जाता था तो क्या करते, सारे बच्चे मास्टर बन जाते, खुद कहते मैं बताऊंगा मैं बताऊंगा, सारे दौड़ पड़ते थे। और ग्लोब क्या होता था जान ही रहे होंगे, जब 10 लोग नचाएंगे तो पृथ्वी कैसे नाचेगी, अब उस बात को एहसास होगा आपको तो आइए देखते हैं मानचित्र के बारे में। तो यार ग्लोब को देखिए, पृथ्वी का अवलोकन करना आपको, तो पृथ्वी का अवलोकन यार बहुत अच्छा लगता है। जब ग्लोब से पृथ्वी का अवलोकन बहुत अच्छी से अध्ययन किया जा सकता है पृथ्वी के बारे में। लेकिन यार जैसे चीजें क्या होती है, क्रिटिकल होती है, जैसे चीजों को जूम आउट करते हैं, जूम होकर के, जैसे मान लीजिए वो तो पूरे पृथ्वी को दिखा रहा है ग्लोब। जैसे आते हैं पृथ्वी के बारे में देखते हैं, कोई पार्ट, कोई मतलब एग्जैक्टली देश को देखना है, पार्टिकुलर देश को देखना है, जैसे भारत का मैप को देखना है, तो भारत उसमें बहुत छोटा लगता है। उसको देखने के लिए क्या करेंगे, बड़े मैप की आवश्यकता होगी, तो हम उसे मानचित्र का रूप देते हैं। क्या मानचित्र का रूप देते हैं, जैसे मानचित्र को एक समतल में बना लेते हैं। पृथ्वी गोल है तो गोल उस पर गोलों की इतना आभासी से नहीं दिखा, जैसे इसी इसको प्लेन में दिया जाता है मानचित्र पर। तो मानचित्र कोई अपना भी क्या होता है, उसका स्ट्रेटेजी होता है। अब देखेंगे मानचित्र बनाने के लिए बहुत सारा पैमाना तय होता है, मतलब को जैसे महाद्वीपों की दूरी को दिखाना है तो उसमें लिख देगा जी 5 सेमी बराबर 500 किलोमीटर महाद्वीपों की दूरी को दिखाना है। मतलब जैसे जैसे चीजें बड़ा, मतलब बहुत बड़ी दूरी को दिखानी है, एक छोटे से भाग में, मान लीजिए ये छोटा सा भाग है, ठीक, इसी पे आपको दूरी को दिखाना है तो आप इसी के अनुसार पैमाना मानेंगे। मान लीजिए इसमें आपको एक महाद्वीप को दिखाना है तो मान लेंगे 5 सेमी बराबर 500 किलोमीटर। जैसे आपके गांव का नक्शा दिखाना है, जैसे नकपाल दिखाते हैं उसे, और क्या दूरी बढ़ा लोगे, तो ऐसे आप ले सकते हैं। ठीक, अभी इसको और डिटेल से देखेंगे। तो क्या है मानचित्र, क्या दोस्तों, मानचित्र देखेंगे यार कितने प्रकार के होते हैं। मानचित्र क्या होता है, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है भौतिक मानचित्र, और एक होता है क्या, राजनैतिक मानचित्र, और एक होता है थीमेटिक मानचित्र। क्या होता है, थीमेटिक मानचित्र। तो दोस्तों आप जानते हैं मानचित्र का अध्ययन बहुत ही, मतलब मानचित्र का अध्ययन करते हैं ना तो दुनिया के बारे में आप जान पाते हैं, किस देश की किससे सीमा लगी हुई है, भारत की स्थिति क्या है। और जो ये सीमा रेखा मानचित्र बनाए जाते हैं ना, ये सब काल्पनिक होते हैं, मतलब एक बना लेते हैं कल्पना तर, भारत यहाँ से यहाँ तक है, हमारे वीर जवान LAC और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, ये जो बना है ना, ये हम तो हमारे बॉर्डर तैनात होंगे, लेकिन हम एक कागज पर भी एक बना लिया, हमारा भारत का नक्शा यहाँ से यहाँ तक है। तो इसे पूरी दुनिया को देखने के लिए मानचित्र का क्या लेना पड़ता है, सहारा लेना पड़ता है। तो मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं, भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। आप देखेंगे यार ये भौतिक मानचित्र में क्या चीजें होती है, राजनीतिक मानचित्र में क्या होता है, और थीमेटिक मानचित्र में क्या होता है। मैं दोस्तों आप एटलस जानते होंगे, जब बहुत सारे मानचित्रों का कलेक्शन, यानी जो ये मानचित्र है ना दोस्तों, इसी का जब कलेक्शन कर लेते हो, जैसे मान लीजिए भारत का मानचित्र है, फिर पाकिस्तान का है, जर्मनी, भूटान, अमेरिका, सब ब्राजील, मतलब दुनिया के जितने देश हैं उनका अलग अलग मानचित्र है ना, उन मानचित्रों का क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं, तो वही क्या बन जाता है, एटलस बन जाता है। क्या बन जाता है, एक एटलस बन जाता है, यानी एल्बम कह सकते हैं एटलस। एल्बम क्या होता है, एटलस बन जाता है। कैसे, मान लीजिए भारत है, भारत के बारे में आपको जानना है तो भारत का एक मानचित्र है, फिर भारत में 28 राज्य हैं,
28 राज्यों के बारे में जानना है तो 28 राज्यों का मैप ढूंढेंगे। तो भाई भारत के मैप में 28 राज्यों के देखेंगे तो इससे बहुत छोटी दिखेगी। आप कहेंगे भारत का मैप एक बड़ा लगा लिए, फिर क्या करते हैं एक स्टेट का मैप लगा लिए, एक जिला का मैप लगा दिए, नेपाल वगैरह गांव एरिया का देखते हैं। तो ऐसे ऐसे वो कलेक्शन करेंगे ना तो पूरा क्या बनेगा, एटलस बन जाएगा। ऐसे विश्व के जितने देश हैं यानी महाद्वीपों का, फिर अलग अलग देशों का बनाएंगे तो अलग अलग देखेंगे तो क्या उन सबको मिलाएंगे तो क्या एटलस बन जाता है। उसमें भारत की चीजें देखनी होती है, जैसे हमारा भारत का क्या है प्राकृतिक एटलस होगा, फिर उसमें देखेंगे राज्य कहाँ है, जिला कहाँ है, गांव कहाँ है, तहसील कहाँ है, मतलब ये सारी चीजें देख सकते हैं। तो ये क्या होता है इन मानचित्रों का कलेक्शन से क्या बनता है, एटलस बन जाता है। ठीक, हम देखिए भौतिक मानचित्र पाते हैं, क्या भौतिक मानचित्र पाते हैं। भौतिक मानचित्र क्या होता है, भौतिक से रिप्रेजेंटेटिव होता है मतलब पृथ्वी की प्राकृतिक चीजें जो होती हैं, जैसे पर्वत हो गया, क्या हो गया पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया। जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, हैं नदियों, महासागरों आदि को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या बोलेंगे, भौतिक मानचित्र बोलेंगे। भौतिक मानी प्राकृतिक, मतलब पृथ्वी पर वो प्राकृतिक चीजें जो हम क्या करते हैं भौतिक मानचित्र में दिखाते हैं, वो क्या है पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों और महासागरों को आदि को क्या कर दिखाते हैं, और भी चीजें हैं जो इसको दिखाते हैं। तो इन चीजों के क्या करते हैं हम भौतिक मानचित्र में इंक्लूड करते हैं, जो पृथ्वी की प्राकृतिक स्थिति को दर्शाता है वो मानचित्र। ये पृथ्वी पर किस जगह कहाँ है यानी दुनिया में किस जगह कहाँ है। जैसे विश्व का प्राकृतिक मानचित्र होता है, प्रदेश का प्राकृतिक मानचित्र होता है, भारत का प्राकृतिक मानचित्र होता है। तो अलग अलग फिर उन मानचित्रों का कलेक्शन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एटलस बन जाएगा। ठीक, तो आइए देखते हैं। अब देखते हैं यार थोड़ा ये तो जान लिए। अच्छा थोड़ा ये जान लेते हैं पर्वत क्या है, पर्वत। आप पर्वतों के बारे में पूछ देगा तो ये पूछ देगा दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कहाँ है, कहाँ है बताइए, एंडीज में। और एंडीज कहाँ है, एंडीज कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका। दक्षिण अमेरिका को चिली वाला जो भाग है ना, यहाँ से वहां सबसे पतली सीमा वाला देश भी क्या है, चिली है। और एंडीज पर्वत उसी के क्या है, उसी के मतलब उसी के रख के गया है यहाँ से वहां तक। तो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला क्या है, एंडीज है। तो आज दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या है, माउंट एवरेस्ट, जानते होंगे। उसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848 किलोमीटर है। और कुछ कह रहे हैं अभी क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्या हो रही है, अभी बढ़ रही है। तो बता रहे 8,848 की जगह 2 मीटर और बढ़ा दो, 8,850 कर दो, यानी अभी क्या हो रही है, बढ़ रही है। दोस्तों क्या हो रही है, बढ़ रही है। सोचो यार अभी बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते कहां तक जानी है कोई पता नहीं है, अब कर अभी बढ़ी रही है। ठीक, देखिए ये देखते हैं। अच्छा पठार, अब पठार देखते हैं यार, ये क्या है, पठार है दुनिया का मतलब पामीर का पठार दुनिया की छत यानी संसार का छत क्या होता है, पामीर का पठार। तो पामीर का पठार को क्या कहते हैं, दुनिया का संसार कहते हैं, वो सबसे बड़ा पठार मतलब क्या है, संसार का छत कहा जाता है पामीर का पठार। तो ये पठार हो गया। फिर मैदान, मैदानों के बारे में देखेंगे, मतलब जिसमें हरी भरी घासें होती है, मैदानी एरिया होता है। तो मैदानों के बारे में देखेंगे तो मैदान क्या होता है, देखिए अब देखिए मैदानों में बहुत सारी घास होती है। कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है कि इस घास का मैदान ये कहाँ है, जैसे पूछ ले आपका डाउन्स, ये डाउन्स बोल ले, डाउन्स कहाँ का घास का मैदान है। तो डाउन्स से आपको क्या हो जाएगा, डाउन्स से जैसे जैसे बाउंस का स्लो मतलब स्लोगन नहीं आ रहा है डाउन्स, तो डाउन से बाउंस याद करना। अब मतलब क्या आप जानते होंगे ये क्या है, डाउन्स यानी बाउंस। अभी इसको इससे याद कर ले, क्या कर सकते हैं, ब्रेटली का बाउंस। और ब्रेटली कहाँ का था, ऑस्ट्रेलिया का था। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या है, डाउन्स, डाउन्स घास का मैदान कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। ऐसे और देखिए उस घास का मैदान जैसे प्रेरी, प्रेरी कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका का मतलब क्या अमेरिका, अमेरिका देश का क्या है ये घास का मैदान प्रेरी। प्रेरी कहाँ है, घास का मैदान कहाँ है, अमेरिका का। वैसे आप देखेंगे क्या है, एक होता है कैंपास, कैंपास जो होता है कैंपस घास का मैदान वो क्या होता है ब्राजील में। कैंपस घास का मैदान क्या होता है ब्राजील में। और एक होता है पंपास, पंपास क्या होता है पंप, यानी यार मतलब अर्जेंटीना का क्या है, अर्जेंटीना का घास का मैदान उसे क्या बोलते हैं, पंपास बोलते हैं। क्या, पंपास बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, पंपास। पंपास क्या होता है कि घास का मैदान का अर्जेंटीना। बहुत देखो अगर कोई यार मतलब कोई मान लीजिए कोई क्या है, कोई दिल का दौरा पड़ गया तो क्या करते, पंप करो इसको हाली हाली, मतलब पंप करो ताकि वो सही हो, अर्जेंट है बहुत अर्जेंट है नहीं तो मर जाएगा। तो अर्जेंट बोले क्या करते, पंप करते हैं। तो पंपास कहाँ है, अर्जेंटीना, अर्जेंट होता है उसको। तो अर्जेंटीना क्या घास का मैदान होता है। तो कहाँ है पंपास, कहाँ है अर्जेंट यानी अर्जेंटीना, याद हो गया ना। अब ऐसे देखेंगे
नदियों के बारे में। अरे यार, तो अभी तो सबको पता होना चाहिए, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन है? विक्टोरिया झील से निकलने वाली नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। और अपना जल कहाँ गिराती है? भूमध्य सागर में जाके गिराती है। कहाँ गिराती है? भूमध्य सागर में गिराती है। और दोस्तों, इससे देखो एक और कमाल की चीज आपको आ गया। ये देखिए, अफ्रीका महाद्वीप ना ऐसे ऐसे करके अरे यार, ऐसे नहीं होता है, मुझे बनाना भी नहीं आता है। चलिए ठीक है, आप जान जाइए ऐसे ऐसे कुछ होता है। ठीक, अफ्रीका महाद्वीप है। तो अफ्रीका महाद्वीप पर क्या होता है? ये बहती है नील नदी। और नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, विक्टोरिया झील से निकलती है। और ये कहाँ बहती है देखेंगे? साउथ साइड से नॉर्थ साइड की ओर जाती है। तो इससे मालूम होता है जो अफ्रीका महाद्वीप का ढलान है, वो जैसे लगता है यार, वो दक्षिण से उत्तर की तरफ है, तभी तो नदी बहेगी। अब जो मान लीजिए आपका घर का फर्श है, तो घर के फर्श पर पानी गिराएंगे तो जिधर ढाल रहेगा उधर तो पानी जाएगा। तो वैसे यार नील नदी बह रही है जमीन पे, तो जिधर ढाल रहेगा उधर न नदी जाएगी। ये नहीं ना, जिधर ऊंचाई है उधर नदी बहेगी, ऊंचाई से ना नीचे जाती है। तो यार विक्टोरिया झील है नहीं, विक्टोरिया झील से नदी भूमध्य सागर की ओर जा रही है। इसके मतलब विक्टोरिया झील की तरफ ऊंचा है और भूमध्य सागर की ओर ढलान है, तभी तो नदी उधर बह के जाती है। तो अब इससे भी पता मतलब चल पाएगा कि क्या है, मतलब नील नदी जो अफ्रीका महाद्वीप का ढलान है वो कहाँ है, मतलब ये कहाँ है? साउथ से नॉर्थ की तरफ है। क्या? साउथ से नॉर्थ की तरफ है। ऐसे भी जान सकते हैं। जैसे भारत के ही ढलान, भारतीय उपमहाद्वीप का ढलान देखेंगे, तो भारतीय उपमहाद्वीप के ढलान देखेंगे कहाँ है? पश्चिम से पूरब की तरफ है। इसीलिए भारत की अधिकांश नदियां क्या होती है? पश्चिम से निकलती है, पूरब की तरफ जाकर अपना जल क्षेत्र को बंगाल की खाड़ी में झोंक देती है, यानी गिरा देती है। अब जैसे गंगा, गंगा हो गया, गंगा फिर अच्छा देखिए, गंगा हो गया, फिर क्या है? कृष्णा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी तो उधर से आती है, ठीक। और गंडक नदी है, गोदावरी नदी, ये सब कहाँ है? ये सब जाकर अपने जल कहाँ गिराती है? बंगाल की खाड़ी में गिराती है। वैसे देखेंगे कौन कौन सी नदियां हैं जो उल्टा बहती हैं। यार यार, कमाल की बात है, नदी सब सीधा बहती है तो उल्टा कैसे बहती है? ढलान क्या है? ढलान क्या है? ढलान आपका पश्चिम से पूरब है, और वो नदी कहाँ बहती है? दो नदियां ऐसी है, उल्टा बहती है। कहाँ बहती है? वो पूरब से पश्चिम बहती है। तो क्या वो नदियां क्या करती हैं, मतलब नीचे से जाती हैं ऊपर चढ़ती हैं, यानी कोई प्रेशर करता है उनको? ऐसा नहीं है। यानी वो क्यों कहती हैं ऐसे? भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। और भ्रंश घाटी क्या होती है? ऐसे ऐसे मान लीजिए ऊंचाई पर नदी निकल रही है, तो बहुत सारी नदियां क्या होती है, ऐसे ऐसे जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती रहती हैं। तो दो नदियां हैं जो क्या करती हैं, इधर से आती हैं। तो देखिए इतना ऊंचा भागे ना, तो ये भ्रंश घाटी होता है। ऐसे ऐसे बीच में घाटी होता है, यानी पठार होता है, बीच में एक गैप होता है, ऐसे ऐसे पतला पतला। तो वो नहीं नीचा होता है, नहीं इसके बराबर में ऐसे ढलान हो जाता है उसका, क्योंकि अंदर क्या होता है, खाई होता है। उसी का नदियां उसी को भ्रंश घाटी से होके आके अब अरब सागर में गिरती है। वो नदियां कौन है? नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती। ताप्ती नदी के किनारे सूरत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद करते रहिए। और नर्मदा बचाओ अभियान के लिए याद करते रहिए। उनको आपको पता होगा ना, आप कमेंट बॉक्स में करिए नर्मदा बचाओ अभियान किससे जुड़ी है, कौन से जुड़ी है, तो उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है। तो देखेंगे क्या है नदियों के बारे में। नील नदी जान गए। अब इसके बाद कौन है? अमेजन। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन है? नहीं सॉरी, दुनिया की सबसे चौड़ी नदी कौन है? अमेजन। अमेजन नदी कहाँ है? अमेजन नदी कहाँ पर है? अमेजन नदी आपका साउथ अमेरिका में है, यानी ब्राजील से निकलती है। ब्राजील की नदी ब्राजील से निकलती है। अमेजन दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है, और माना जाता है अमेजन जंगल नाम से जाने होंगे, जो साउथ अमेरिका में है। वहां दोस्तों अमेजन के जंगलों से 21% ऑक्सीजन रिलीज करता है। मतलब पूरी दुनिया का ऑक्सीजन अकेले 21% ऑक्सीजन कहाँ अमेजन के जंगलों से रिलीज होती है। और जब अमेजन के जंगलों में आग लगी थी ना, क्या अमेजन के जंगलों में जब आग लगी थी ना, तो दोस्तों जैसे मानो हमें लगा हमारे फेफड़ों में आग लग गई है। मतलब यार 21% ऑक्सीजन में आग लगना, तुम्हारे मतलब फेफड़ों में आग लग गई। अरे यार साउथ मतलब साउथ अमेरिकन वाले, तुम्हारे फेफड़े में आग लगी थी, तुम देख रहे थे? नहीं, तुम भी कोशिश कर रहे थे, मैं जान रहा हूं, तुम भी कोशिश जरूर कर रहे थे। लेकिन यार जंगलों में आग लगना बहुत ही क्या है, बहुत ही दयनीय दशा हो जाती है। हमारे जंगलों को मतलब क्या बचाव करना चाहिए, सुरक्षा करना चाहिए, क्योंकि यही तो हमें जिंदा रख रहे हैं। पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है, और जब जब दोस्तों ने जब जब मनुष्यों ने प्रकृति के साथ छिड़काने किया है, प्रकृति ने जब छेड़ा है मनुष्यों को ना, तो भागते भागते कहीं आड़ नहीं मिला है। उसका एग्जाम्पल देख रहे हैं ना, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस क्या है? मनुष्यों का प्रकृति से इतना छेड़छाड़ किया, इतना छेड़छाड़ किया। अरे यार प्रकृति कब तक खामोश रहेगी, कब तक खामोश रहेगी? तांडव मचाया ना, खामोश रहते रहते प्रकृति को छेड़ते जाओगे तो कब तक शांत बैठेगी?
शांत नहीं बैठेगी। और जब वो छेड़ना चालू करेगी ना तो इसी तरह पूरी दुनिया को लॉकडाउन करके अपना तांडव दिखाएगी। और कोरोना वायरस ऐसा ही है, तांडव दिखा रहा है। क्या कर रहा है? सबको तांडव दिखा रहा है, पूरी दुनिया को लॉकडाउन में करके प्रकृति को क्या कर रहा है? निर्मल बना रहा है। क्या कर निर्मल बना रहा है? देख रहे हैं खेत खलिहानों में यार, जब लॉकडाउन संपूर्ण लॉकडाउन लगा था तो मैंने तो दिल्ली में देख रहा था, जो फूलों की बागान है यार वैसे रंग बिरंगे पड़े हैं, कोई तोड़ने वाला नहीं। क्या कोई तोड़ने वाला नहीं है? ये जो नीति नेता है ना, हम लोग पुष्प बरसाते हैं, वो भी कहते होंगे यार खेत, जिस खेत में उग रहे हैं उसको तो सुगंधित कर ही नहीं पाते थे, पापियों के पास चले जाते थे सुगंध करने के लिए। आओ आज मौका मिला है, मैं क्या करते, जिस खेत में उग रहा हूँ उसको भी खुशबू से बिखेरूं। और बिखरते थे यार, बिखरते थे। और पूरा देखिए यमुना नदी दिल्ली की क्या है, देखिए देखिए यमुना नदी, और जितनी नदियां थी ना, गंगा नदी, नमामि गंगे योजना, जो लाखों करोड़ों की परियोजना नहीं कर सकी ना, वो कोरोना वायरस लॉकडाउन में कुछ ही दिनों में कर दिया। कई सालों की जो योजना, मतलब नमामि गंगे कई सालों से नहीं कर सके, वो लॉकडाउन ने क्या कुछ ही दिनों में कर दिया। और गंगा नदी और दिल्ली का यार यमुना नदी एकदम पूरा क्लीन हो गई थी। और आप देखो अब क्या हो, आप क्या दशा है, दिल्ली वालों के फेफड़ों में क्या संक्रमण फैल रहा है। यानी दिल्ली में कोरोना वायरस के बारे क्या कर रहा है, फिर से तांडव मचा रहा है। क्या कर रहा है फिर से, यानी पोल्यूशन लेवल कितना हाई लेवल का हो गया है। तो यार इंसान को ऐसा कुछ करना चाहिए कि ताकि पोल्यूशन क्या है, पोल्यूशन कंट्रोल में रहे। नहीं तो हमें मतलब एक दिन ऐसा होगा यार, कोई इतना प्रदूषण फैल जाएगा और कोई जहरीली गैस उसमें फैल जाएगी, लोगों के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। तो इसे सोचना चाहिए। आइए देखते हैं कहाँ थे यार। अच्छा देखिए नदियों के बारे में हो गया। भारत में देखेंगे तो गंगा नदी, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा नदी है। और ये कहाँ जल गिराती है? बंगाल की खाड़ी में गिराती है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? यमुना नदी है। ठीक, अब देखेंगे दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी को। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? भारत की गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। और देखेंगे नर्मदा और ताप्ती नदी दोनों क्या है? उल्टा दिशा में, यानी पूरब से पश्चिम बहती हैं। बाकी नदियां क्या होती हैं? पश्चिम से पूरब बहती हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और अब आगे बढ़ते हैं महासागरों के बारे में। महासागर, दुनिया में कितने महासागर हैं यार? देखिए सबसे बड़ा कौन है? प्रशांत महासागर। और उसके बाद कौन है? अटलांटिक महासागर। उसके बाद कौन है? हिंद महासागर। अपना जो हिंद महासागर है यार है। और क्या है? आर्कटिक महासागर है, दक्षिण मतलब उत्तरी ध्रुव की साइड में है। ठीक, तो अब इसे याद रखिए। अब ये देखिए जो प्रशांत महासागर है ना दोस्तों, महासागरों में एक प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर होता है। उसी में मेरियाना गर्त है। क्या है? मेरियाना गर्त। और उस गर्त की लंबाई, उस गर्त की गहराई कितनी है? 11,033 मीटर उसकी क्या है? गहराई है। और चाइना वालों ने कमाल क्या किया है, कह रहे जो वो अपना मतलब समुद्र के नीचे अपना ठिकाना खोज रहा है, मेरियाना गर्त में ही जाके छुपने का ठिकाना बना रहा है कि परमाणु बम से अटैक होता तो जाकर वहीं छिप जाएंगे। यानी वो गर्त में जाकर छिपने की कोशिश कर रहा है। ठीक, तो छिपने भी नहीं देंगे उसको, क्यों छिपने भी नहीं देंगे। साउथ चाइना सी में देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। आज सबसे बड़ा सागर साउथ चाइना सी है। ठीक, महासागर के बारे में देख ले। यानी आप भौतिक मानचित्र देखेंगे, पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों आदि को दर्शाने वाला जो मानचित्र होता है उसे क्या कहते हैं? भौतिक मानचित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक मानचित्र कहते हैं। राजनीतिक मानचित्र क्या होता है? जिसमें गांवों, नगरों, शहरों तथा विश्व के विभिन्न देशों तथा उन राज्यों की सीमाओं को दर्शाने वाले को क्या कहते हैं? राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। राजनीतिक मानचित्र आपका हो गया। अब देखेंगे थीमेटिक मानचित्र क्या होता है? ये सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के विवरण को दर्शाने वाला मानचित्र क्या कहलाता है? थीमेटिक मानचित्र कहलाता है। तो अब देखेंगे इसके बारे में राजनीतिक मानचित्र क्या होता है? गांवों, नगरों, शहरों, विश्व के विभिन्न देशों तथा राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले को क्या कहते हैं? राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। राजनीतिक मानचित्र से क्या होता है? देखो जिसमें राजनीति हुई रहती है, यानी गांव बनेगा, कोई एक मुखिया होगा, उसमें कोई राजनीतिक पार्टियां एंट्री करेंगे तभी तो ये बनेगा। यानी गांव, नगर, शहर, विश्व के विभिन्न देशों तथा उनके राज्य, उनकी सीमाओं के बारे में दर्शाने वाले को क्या कहते हैं? राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। राजनीतिक मानचित्र में यार पूरा देखिए गांव, जैसे मान लीजिए आपके ये राजनीतिक मानचित्र इसी तरह समझिए, जब कैसे देखेंगे अपने गांव कहाँ है, ये कहाँ है, तो सबसे पहले एक भारत का मैप होगा।
हैं, उसमें 28 राज्य होगा, केंद्र शासित प्रदेश होंगे। उसके बाद प्रदेश का मैप को जूम आउट करेंगे तो जिला मिलेगा, जिले को जूम आउट करेंगे तो तहसील मिलेगा, तहसील को जूम आउट करेंगे तो आपका ब्लॉक मिलेगा, ब्लॉक को जब जूम आउट करेंगे तो आपका गांव मिलेगा। और गांव में देखेंगे कि एक एक गांव का लेखपाल होते हैं, जो देखते हैं इस गांव का कितना खेती है, कि किस किसान के नाम क्या है, तो उसको देखते हैं। उसको देखते हैं तो क्या मिलता है, आपका खेत मालूम होता है कहाँ है, कहाँ है आपका घर, कहाँ है, तो इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो इस कारण क्या राजनीतिक मानचित्र भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसे आप जानना चाहिए। राजनीतिक मानचित्र से जानने से आपको ये मालूम होगा किस देश की कहाँ राजधानी है, कौन सा देश कहाँ है, भारत का सीमा, मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है, कहाँ पर है, इस स्थिति मिलेगी। आप देखेंगे यार मानचित्र के तीन, ये तो देख ही रहे हैं, थीमेटिक मानचित्र का यूज क्या करें, सड़क सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन एवं उद्योग मानचित्र आदि को दर्शाने, मतलब इनको विवरण देने के लिए जो मानचित्र का यूज करते हैं वो थीमेटिक मानचित्र करती है। और क्या करते हैं, मानचित्र के बारे में देख लेते हैं। ये तो हो गया। अब देखिए मानचित्र के तीन घटक कौन है, दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी क्या होती है, मान लीजिए यार हमारी भारतीय सेना को स्ट्राइक करनी है, क्या करनी है, मसूद अजहर है उसके ऊपर स्ट्राइक करनी है। मान लीजिए पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्ट्राइक करना है, ठीक, तो भारतीय सेना क्या करेगी, इन सभी मानचित्रों को क्या करेगी, अध्ययन करेगी। उसका भौतिक मानचित्र यानी किस पहाड़ी देखेगा, वो जिस इलाका में भारतीय सेना को स्ट्राइक करनी है, यानी आतंकवादियों का जहां लॉन्चिंग पैड है वहां भारतीय सेना को स्ट्राइक करेगी, तो देखेगी वहां पर यार पर्वत है, पठार है, मैदान है, नदी है, सागर है, मतलब महासागर है, मतलब वो देखेगी नदी के किनारे है क्या स्ट्राइक करने वाली जगह, या कोई पर्वत पे है, या कोई मैदान में, वो तो देखेगी। उसके बाद देखेगी राजनीतिक मैच का यूज क्या करेगी, वो देखेगी किस नगर, किस शहर, किसके पास में है, किस जगह वहां जाया जाए, तो इस मानचित्र को ये अध्ययन करेगी। उसके बाद ये थीमेटिक मानचित्र लेगी, यानी जिस वक्त स्ट्राइक करेगी वहां मतलब सड़कें अच्छी है कि नहीं, किस सड़क मार्ग से जाएगी, तो सड़क मानचित्र का यूज करेगी। उसके बाद देखेगी जिस टाइम हमें क्या स्ट्राइक करना है वहां मौसम तो सही रहेगा, तापमान कैसा रहेगा, वर्षा कैसा रहेगा, तो ये पूरी चीजें थीमेटिक मानचित्र में सेना वालों को मिल जाता है। उसके बाद ये तो खाका खींच लेते हैं कहाँ पर करना, उसके बाद एक्चुअल पॉइंट पे हो जाते हैं और पाकिस्तान के लॉन्चिंग पैड को क्या करते हैं, नेस्तनाबूद कर देते हैं। क्या करते हैं, नेस्तनाबूद करते हैं, धुआं धुआं कर देते हैं। तो ये सब मानचित्रों का अध्ययन करके भारतीय सेना पाकिस्तान में घुसती है और लॉन्चिंग पैड को ध्वस्त कर देती है, ऐसे समझिए। तो क्या है ये दूरी, अब वो देखती है कितनी दूरी पर हमारा क्या है, वो कितनी दूरी पर इनका टेररिस्ट कैंप है। फिर देखिए कि दूरी हमारे मतलब जहां से एंटर करे उस किस दिशा में है, और फिर वो देखेगी मतलब एक कौन सी बिल्डिंग को उड़ानी है, कौन सी बिल्डिंग में लॉन्चिंग पैड है, उनको एक प्रतीकात्मक चिन्ह के रूप में चिन्हित करेगी और अपने टारगेट पर सेट करेगी और देखते देखने नेस्तनाबूद कर देगी। क्या कर देगी, नेस्तनाबूद कर देगी। तो ये आपको मालूम है दिशा प्रतीक। अब देखिए दूरी क्या होती है, दूरी किस दिशा में जाए, ये नहीं पाकिस्तान में आपको क्या करना, अटैक पाकिस्तान में अटैक करना तो बुला के नेपाल में कर दी, ऐसा नहीं, दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। तो दूरी किस दिशा में जाएंगे और फिर जिसको उड़ाना है उसका प्रतीक क्या, भवन है या क्या मतलब पुल है, किसको उड़ाना है, भारतीय सेना को किसको उड़ाना है, तो यहाँ से तय कर लेगी। तो ये क्या है, मतलब मानचित्र के तीन घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। और यहाँ देख सकते हैं प्रतीक के बारे में, यहाँ प्रतीक कौन कौन से होते हैं, जैसे रेल का प्रतीक क्या होता है, फिर क्या है पुल का चित्र क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, क्या देख सकते हैं चित्र क्या होता है, ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं इसका प्रतीक का पूरी लिस्ट मैंने यहाँ दे रखा है, ठीक, वहां से देख लीजिए। अब यहाँ देखिए प्रतीक, ये प्रतीक क्या होते हैं, जैसे भवन, देखिए भवन, सड़क, पुल, ब्रिज, रेल की पटरियों को मानचित्र पर दिखाना संभव नहीं होता, इसलिए इन्हें प्रतीकों के रूप में दिखाया जाता है। जैसे यार मानचित्र क्या होता है, मानचित्र पर सारी चीजें नहीं दिखाई जा सकती, क्योंकि यार घर होता है, हर 3 डायमेंशनल होता है, तो इसको दिखाने के लिए जगह नहीं होती हमारे मानचित्र पर, इसीलिए इनको आसान करने के लिए, मानचित्र को आसानी से समझ में आए, इसीलिए इनको क्या किया गया, प्रतीकों के रूप में ढाल दिया गया। मतलब भवन का प्रतीक क्या रहेगा, सड़क का प्रतीक क्या रहेगा, पुल का, ब्रिज का, इसका प्रतीक क्या, रेल की पटरियों का प्रतीक क्या रहेगा, ये चीजें यहाँ से देख सकते हैं आप अच्छी तरह से और उसका प्रतीक समझ सकते हैं। ये इनको क्या मानचित्र पर दिखाना संभव नहीं होता, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, दिखाने से मानचित्र अच्छा नहीं बनता, मतलब दिखाना संभव है यार, ठीक है, तो इसीलिए इनको प्रतीकों के रूप में डाल दिया गया। आप प्रतीक के रूप में जब यूज करते हैं तो हमें मैप समझने में आसानी होती है और मैप बनाने में, मानचित्र बनाने में भी आसानी होती है। अब प्रतीकों के रूप को हम अच्छी तरह से जान लेते हैं और प्रतीकों की यार एक समिति होती है, मतलब एक अंतरराष्ट्रीय समिति होती है जिसमें सहमत बनी होती है कि अंतरराष्ट्रीय समिति में कौन सा प्रतीक किसका रहेगा। ये नहीं भारत वालों ने रेल की पटरी को ऐसे बना दिया और अमेरिका वालों ने ऐसे बना दिया,
ऐसे बना दिया, तो कैसे मालूम चलेगा रेल पटरी है? कोई मान लीजिए इंग्लैंड वालों ने ऐसे ऐसे बना दिया, ऐसे ऐसे, तो पता चला अंग्रेज थी, भारत वाले समझ गए। फिर कोई अंग्रेज आया तो कहा ये तो रेल की पटरी, ये तो छत पर चढ़ने वाली सीढ़ी है तो कैसे काम चलेगा? तो यार वैसे एक अंतर्राष्ट्रीय समिति बनी है, अंतर्राष्ट्रीय सहमत है, जहाँ रेल की पटरी को दिखाएंगे तो ऐसे ऐसे दिखा देंगे, ठीक। हाँ, जलाशय को दिखाएंगे तो ऐसे दिखाएंगे। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सहमत बनी हुई है, जो हाँ इस चीज को सारे देश दिखाएंगे। तो इसी कारण हम ले लिए, और प्रतीकों को किस किस को प्रतीकों के रूप में दिखाते हैं यहाँ देख सकते हैं। और भी चीजें हैं, लेकिन यहाँ इतना इंपॉर्टेंट चीजों को देख सकते हैं, ठीक। हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया ना, ठीक है। आसानी मतलब इनको क्या होती है, मानचित्र को समझना आसान हो और इनको दिखाना आसान हो, इसलिए इन्हें प्रतीकों के रूप में दिखा दिया गया, ठीक है। अब देखेंगे यार, ये क्या है, मानचित्र विश्वव्यापी एक भाषा है। मानचित्र क्या है? मानचित्र को मतलब मानचित्र भाषा होती है, मानचित्र भाषा को एक विश्वव्यापी भाषा बनाया गया है। हाँ, इसको बनाएंगे तो इसे ये सिंबल ही है, ये सिंबल है, तो वो एक विश्वव्यापी समिति है, उसमें सहमत बनी है जी हाँ इसका सिंबल ये रहेगा, तो सारे देश के लोग देख के समझ जाते हैं, ठीक है। अब ये देखिए यार, ये क्या होता है, एक रेखा चित्र होता है। रेखा चित्र क्या होता है? अभी आपने समझा मानचित्र क्या होता है, मानचित्रों के समूह को एटलस बनता है, ये भी समझाया मैंने। भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र समझा दिया। आपको मानचित्र के 3 घटक मतलब दूरी, दिशा और प्रतीक समझा दिया। आप देखेंगे यार, रेखा चित्र क्या होता है? रेखा चित्र होता है जैसे आपको रास्ते में आपका मित्र मिल गया, क्या अब कह रहा है, मान लीजिए आप जा रहे हैं और आपका रास्ता में आपका मित्र मिल गया, आपको बहुत इमरजेंसी काम है, मान लीजिए स्टेशन पर जा रहे हैं ट्रेन पे, और आपका मित्र मिलता है दिल्ली से आ रहा है, कह रहा है अरे यार आपके मतलब कार्ड ले जाना, आपके घर में देखा नहीं हूँ कैसे जाऊंगा, तो कह रहे रुक थोड़ा ना, है देख ऐसी ऐसी जाना, ऐसे से आप क्या करते हैं, उसको एक कच्चा चिट्ठा दे देते हैं, जैसे ऐसे जाना है, हमारे घर का रास्ता है यहाँ से लेफ्ट लियो, यहाँ से राइट लियो, यहाँ से ऐसे जाइए, ऐसे हमारे घर पहुंच जाइए। तो वो क्या करता है, मैप को फॉलो करते आपके घर आता है और अपने शादी का कार्ड दे के चला जाता है, ठीक। तो वो क्या होता है, एक कच्चा चिट्ठा होता है, जो आप मित्र को समझाने के लिए क्या किए, रेखा चित्र बनाए कि अब ऐसा है, यहाँ से जाइयो, देखिए यहाँ से नॉर्थ और ये साउथ है, ईस्ट और ये वेस्ट, यहाँ से जाना ईस्ट की तरफ, यहाँ से राइट लेना, यहाँ से लेफ्ट लेना, यहाँ से लेना, यहाँ हमारे हमारे गाँव का पगडंडिया पकड़ना ऐसे ऐसे, और इधर चला जाना है, यहीं पर पीपल का पेड़ होगा, फिर यहाँ से एक क्या आरसीसी गई रहेगी, यहीं पर हमारा घर रहेगा, यहीं काट दे देना, ठीक। तो वो ये क्या है, ये पूरा आपका ये जो बना है ये क्या है, ये आपका रेखा चित्र है, इसको कच्चा चिट्ठा कहते हैं। कहा कहा जाता है ना, इनका जो ऐसे ये आईबी वाले पकड़ते हैं, इनका कच्चा चिट्ठा खोल के रहेंगे। तो आप कच्चा चिट्ठा तो मित्र के सामने खुद ही खोल रहे हो, हैं बता रहे हो यहाँ तक जाओ दे देना, ठीक है। तो आईबी वालों से मत खोलना, आईबी वालों को मत ऐसे बताना ठीक है, ठीक है। और ये क्या होता है, खाका होता है, खाका। भारतीय सेना जब खींचती है खाका, पाकिस्तान में ढाका ढाका बम का बम गिराने लगती है पाकिस्तान जब भारतीय सेना, मीडिया वाले कह देते हैं, मीडिया वाले भारतीय सेना एयर स्ट्राइक के चक्कर में है और एक खाका बना चुकी है, पाकिस्तान वाले तो थर थर कांपने लगते हैं, साला कहाँ पर बम गिरेगा कोई मतलब नहीं, भारतीय सेना खाका खींच चुकी है, किस जगह की खाका खींची होगी, अब तो ये नस्तनबूद करने वाली है। तो भारतीय सेना क्या अभी देख रहे हैं, जो आतंकवादी यहाँ मतलब 4 आतंकवादियों को भारतीय सेना ने मारने में कामयाब हो गया, वो मसूद अजहर के बताए जा रहे हैं, पाकिस्तान के आतंकवादी, और प्राइम मिनिस्टर ने कहा गया भारतीय सेना घर में घुस के मारती है। और क्या मसूद अजहर को क्या मुंबई हमले का मास्टरमाइंड था, वो क्या है, पूरी तरह से एकदम बौखला मतलब पूरी तरह से एकदम डरा हुआ है, और पाकिस्तानी सेना क्या कर रही है वहां पर एकदम मतलब अपना एयर डिफेंस सिस्टम भी लगा दिए कि भारत की राफेल कभी उनकी चिथड़े न उड़ा दे, क्या चिथड़े न उड़ा दे, इसलिए क्या अपनी सीमा को एकदम चारों ओर से घेर लिए वो सब। और वो किस तरह बाजवा क्या कर रहा है, कांपा हुआ है, समा हुआ है, कब भारतीय सेना ऊपर से लाल तरबूज गिरा दे मालूम ही नहीं चलेगा, ठीक है। लाल तरबूज कब फेंकी मालूम नहीं है, इसलिए एयर डिफेंस सिस्टम लगा रहा है। और वो अभी तो यार स्टैंडिंग बात है, पाकिस्तान की जो एक बहुत सारी रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है पाकिस्तान को, भारत की राफेल को पाकिस्तान को मतलब रोकने के बस का नहीं है, मतलब पाकिस्तान भारत के राफेल को रोक नहीं सकता, वो स्ट्राइक करके चली जाएगी, पाकिस्तान से ना कुछ कर ही नहीं पाएगी, पाकिस्तान की धरी रह जाएगी। तो पाकिस्तान ने क्या किया, उसको तो कोई सुन रह नहीं रहा है, तो क्या किया, चाइना से J-20 विमान ला रहा है ये राफेल को रोकने के लिए। राफेल तुम्हारा बापेल है, राफेल थोड़ी ना है, और बाप को कैसे रोक पाओगे, ये रहेगा तो चितरे उड़ जाएंगे ठीक है। तो ये देखिए, तो खाका क्या होता है,
खाका वही होता है, जैसे मान लीजिए आप अपने मतलब पूरे वर्ल्ड को देखिए, पहले एक ग्लोब लीजिए, पृथ्वी का अवलोकन कीजिए। पृथ्वी क्या है, बच्चे अवलोकन करते हैं, ग्लोब है। ग्लोब के बारे में देखते हैं क्या, मतलब दुनिया के कौन से देश कहाँ पर हैं, फिर देखेंगे उसको जूम आउट करेंगे, उस मैप को देखेंगे, क्या मानचित्र में देखेंगे, और प्लेन समतल पे देखेंगे, ये अमेरिका है, मतलब महाद्वीपों पर कौन सा महाद्वीप अमेरिका है, और पाकिस्तान, भूटान, चाइना, नेपाल, इंडोनेशिया, ये सब देख लिए। अब देखिए भारत का मैप क्या है, भारत के मान लीजिए भारत के हम है, भारत के मैप को जूम आउट कर लो, भारत के मैप को जूम आउट किए, एक मानचित्र भारत का है, तो भारत में देखिए 28 राज्य है, 7 केंद्र शासित प्रदेश है, 9 केंद्र शासित प्रदेश है, तो 9 केंद्र शासित प्रदेश कहाँ कहाँ है, तो फिर हमने क्या किया, यूपी को जूम आउट किया, यूपी कहाँ है, यूपी को ऐसे जूम आउट किया, फिर हमें देखा यूपी में कौन सा जिला है, जिला को जूम आउट किया, जिला को जूम आउट किया, उसके बाद क्या किया, अपने मतलब तहसील को जूम आउट किया, तहसील को जूम आउट किया, उसके बाद क्या किया, अपने ब्लॉक को जूम आउट किया, ब्लॉक को जूम आउट किया, अपने गांव तक पहुंच गए, और गांव तक पहुंचाए तो क्या किए, चलो ठीक है, गांव का खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी देख लिए, नेपाल से मिले, नेपाल बताया हाँ हाँ आपका यहाँ खेत है ऐसे ऐसे, तो क्या ठीक है यार, अब तो गांव में नहीं, थोड़ा नया घर बनवाते हैं, ठीक है, तो नया घर बनवाते हो, क्या करते हो, ठीक है, उसका खाका तैयार करते हो, तो खाका कैसे तैयार करते हो, ठंडी का महीना मान लो तो कौड़ा पे बैठ जाओगे, गांव में क्या होता है, कौड़ा होता है, जानते होंगे, मतलब अलाव जवारा के लोग तापते हैं, और कहते हैं घर ऐसे बनेगा, ऐसे दीवार इतनी ऊंची रहेगी, लेफ्ट साइड में दरवाजा रहेगा, पूरे साइड में रहेगा, मतलब वो अपना खाका खुद तैयार करते हैं, इंजीनियर को नहीं बुलाते हैं, इंजीनियर से बड़े इंजीनियर तो घर में ही होते हैं, बताते नहीं घर का ऐसे रहेगा, दरवाजा ऐसे रहेगा, इतना बड़ी दीवार रहेगी, इतना इधर से ऐसे रहेगा, तो वही क्या करते हो, वही आप खाका खींच लेते हो, अपने घर का क्या करते हो, खाका तैयार कर लेते हो, कच्चा चिट्ठा तैयार कर लेते हो घर का, हाँ ऐसे ऐसे बनाना है, घर ऐसे रहेगा, तो वही आपका क्या है, वही तो आपका खाका हो गया, खाका क्या हो, वही आपका खाका हो गया, मतलब ये क्या, खाका जो होता है, छोटे क्षेत्र को बड़े क्षेत्र पर जूम आउट कर देते हो, यानी छोटे छोटे क्षेत्र को क्या करते हो, बड़े क्षेत्र पर जूम आउट कर देते हो, जैसे दीवार है, इसकी लंबाई है, चौड़ाई है, कितना कैसे रहेंगी, उसी मतलब छोटे भाग को बड़े क्षेत्र पर, मतलब छोटे क्षेत्र को बड़े क्षेत्र पर जूम आउट करना ही क्या है, खाका कहलाता है। और भारतीय सेना जिस जगह की खाका खींच लेती है ना, उस जगह नेस्तनाबूद कर देती है, और पाकिस्तान वाले इसीलिए डरे हुए हैं, भारतीय सेना को पाकिस्तान में घुस के तांडव मचाएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ठीक है दोस्तों, अब कुछ ये देखिए कुछ प्रतीक चिन्ह है, जैसे मान लीजिए रंगों के बारे में भी एक अंतरराष्ट्रीय समिति है, सहमत बनी हुई है, ये इस रंग से इसी चीज को दिखा सकते हैं। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में क्या, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में ये डिसाइड किया गया है कि कौन सा रंग मानचित्र में कौन सी चीज को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें देखिए नीला रंग जो होता है ना, जलाशयों को रिप्रेजेंट करता है, भूरा रंग जो होता है पर्वतों को रिप्रेजेंट करता है, पीला रंग जो होता है पठार को रिप्रेजेंट करता है, और हरा रंग मैदान को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अब इस चीज को देखते रहिए, समझते रहिए, ठीक है। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।